थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी कहानी पसंद करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लिटिल मयू जी, बस तुम रुको। छोटे सिल्वर मिंट ने घूरकर उसे धमकाया। थम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? भाड़ में जाओ। मास्टर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मयूली व्यथित लग रहा था और रोना चाहता था। वह जानता था कि उस पर हंसना गलत था, लेकिन उसके मालिक को बदला लेने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम मर चुके हो। छोटे सिल्वर मिंट ने अपना छोटा सा चेहरा दूसरी ओर कर लिया और मयूली की ओर देखा भी नहीं। मास्टर, मैं लेंग रूक्स्यू की तलाश में जाऊंगा। मयूली ने अपनी गलतियों को सुधारने की आशा करते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा, ताकि उसके मालिक को अब उसके प्रति कोई शिकायत न रहे। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें। मास्टर, मैं जा रहा हूं। मास्टर जानवर जोड़ी द्वारा फंसाए जाने से बचने के लिए मयूली तुरंत गायब हो गया। लेंग रुओजू का समूह 2 दिनों तक शोक निवारण वन में चला और अंत में जहरीले जंगल को सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। रुओक्सू, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, मेरे घर तक। सूजन बाधित। हम किसी को बचाने के लिए ड्रैगन कबीले में जा रहे हैं, लेंग रूक्स्यू ने हल्के ढंग से समझाया। ड्रैगन कबीला? पहले बुजुर्ग को झटका लगा। क्या ड्रैगन को भड़काना इतना आसान था? वे ड्रैगन कबीले से किसी को बचाना भी चाहते थे। यह ब्रेट फैंग, यदि आप डरे हुए हैं तो आप जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस जा सकते हैं। बूढ़े ने थोड़ा चिढ़ते हुए उकसाया। पहले बुजुर्ग ने तुरंत इनकार कर दिया। किसने कहा कि मैं डर गया था? लेकिन ड्रैगन द्वीप कहाँ है? क्या हम इसे ढूंढ सकते हैं? यह छोटा सा साथी हमें वहां ले आएगा। लेंग क्विंटियन ने इनफ्लेम की ओर इशारा किया। उससे? क्या यह छोटा बच्चा वास्तव में जानता है? पहले बुजुर्ग ने कुछ हद तक सशंकित होकर छोटी हरी चिड़िया की ओर देखा। बदबूदार बूढ़े आदमी, क्या तुमने इनफ्लेम को नीची नजर से देखने की हिम्मत की? इनफ्लेम गुस्से से दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शक्तिशाली सिंदूर पक्षी को नीची नजर से देखने की? अक्षम्य, जल्दी करो, अच्छे बनो। जल्दी करो और बड़ी बहन को ड्रैगन द्वीप ले आओ। लेंग रुओक्सू ने असहायता से इनफ्लेम के सिर को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे फीनिक्स कबीले का स्वभाव खराब था। इतना छोटा लड़का वास्तव में इतना उग्र स्वभाव का भी था। बड़ी बहन, हम इस समुद्र को पार करने के बाद ड्रैगन कबीले और फीनिक्स कबीले के क्षेत्रों तक पहुंचेंगे, इनफ्लेम ने समझाया और उनके सामने विशाल समुद्र की ओर इशारा किया। यह सुनकर लेंग रूक्स्यू ने ध्यान से कुछ ही दूरी पर लहराते नीले समुद्र की ओर देखा। समुद्र अंतहीन लग रहा था। चल दर, लेंग रुओजू ने सभी से कहा। वह चिंता से जल रही थी। जुएर, हम समुद्र कैसे पार करेंगे? फैंग मोरन ने उत्सुकता से पूछा। क्विल को हमारे ऊपर उड़ने दो, लेंग रुओक्सू ने कुछ सोचने के बाद कहा। आमतौर पर वह एक जहाज बनाना चुन सकती है, लेकिन अब उसे किसी को बचाने की जल्दी थी, इसलिए उसे सबसे तेज तरीका इस्तेमाल करना पड़ा। आ जाओ। क्विल ने तुरंत अपना शरीर बड़ा किया और हवा में ही रुक गया। क्विल, चलो चलते हैं। हाँ मास्टर। सभी को अपने ऊपर स्थिर रूप से बैठे हुए देखने के बाद क्विल ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और नीले आकाश में उड़ गया। चलो, कितनी दूर है? एक दिन की उड़ान के बाद पहला बुजुर्ग पूछने से खुद को नहीं रोक सका। थम्फ, इनफ्लेम आपको नहीं बताएगा। इनफ्लेम ने अपना छोटा सिर घुमा लिया, पहले बुजुर्ग की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने द्वेष रखा। ओह, पहले बुजुर्ग ने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। बूहू, हाहा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। जब लेंग रूक्स्यू और अन्य लोगों ने यह देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। इससे सुस्त समुद्री उड़ान में भी कुछ आनंद आया। मास्टर, ऐसा लगता है कि आगे एक स्थिति है, क्विल ने अचानक सावधान भाव से कहा। क्या बात, क्या बात? लेंग रुओजू ने संदेह से पूछा। यह समुद्री जानवर होने चाहिए, क्विल ने समझाया। समुद्री जानवर? लेंग रुओजू सोच में डूब गई। अगर सचमुच उनका सामना समुद्री जानवरों से हो गया तो बहुत परेशानी होगी। तथाकथित समुद्री जानवर समुद्र में आत्मिक जानवरों को संदर्भित करते हैं। पानी में आत्मिक जानवर जमीन पर आत्मिक जानवरों से भिन्न थे। यदि मनुष्य भूमि के आत्मिक जानवरों को नहीं उकसाते तो उनमें से अधिकांश सक्रिय रूप से मनुष्यों पर हमला नहीं करते। लेकिन समुद्री जानवर अलग थे। अधिकांश समुद्री जानवर बर्बर और रक्तपिपासु थे और वे अपनी ही प्रजाति को मार भी डालते थे। इसके अलावा कई समुद्री जानवर उभयचर थे। बड़ी बहन, आइए इन समुद्री जानवरों से बचें और उन्हें उत्तेजित न करें, इनफ्लेम ने याद दिलाया।
फीनिक्स कबीले के सदस्य के रूप में वह अच्छी तरह से जानता था कि ये समुद्री जानवर, जो फीनिक्स कबीले के पड़ोसी थे, समुद्र से गुजरने वाले किसी भी प्राणी को भोजन के रूप में मानेंगे। लेंग रुओजू ने सिर हिलाया और क्विल से पूछा, क्विल, समुद्री जानवर क्या कर रहे हैं? मास्टर, समुद्री जानवरों को इलाके के लिए लड़ना चाहिए। इसके अलावा बिना खोजे उन्हें बाईपास करना मुश्किल है, क्विल ने असहाय होकर कहा। उनके सामने का समुद्र सभी प्रकार के समुद्री जानवरों से भरा हुआ था। क्विल, आइए एक नजर डालते हैं, लेंग रुओजू ने अचानक कहा। वह निष्क्रिय होकर समुद्री जानवरों की लड़ाई खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। हाँ मास्टर, क्विल ने उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह करीब उड़ पाता समुद्री जानवरों ने उसे देख लिया। खाना यहाँ है, एक समुद्री जानवर चिल्लाया। तुरंत सभी समुद्री जानवरों की नजरें, जिनमें लड़ रहे 2 समुद्री जानवर भी शामिल थे, लेंग रुक्स्यू और अन्य की ओर आकर्षित हो गई। लगता है कि हमें खोज लिया गया है, बूढ़े आदमी ने उत्साह से कहा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हाँ, हमें खोज लिया गया है। ये सभी समुद्री जानवर बहुत ताकतवर हैं। लेंग क्विंटियन ने प्रतिध्वनित किया, उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। लेंग रुओक्सू ने अपने दादा और बूढ़े आदमी को अंधेरे चेहरे से देखा। क्या आपको इतना उत्साहित होना है? समुद्र की सतह पर समुद्री जानवरों से लड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। वे वास्तव में इंसान हैं। क्या हम अब भी लड़ेंगे? एक विशाल समुद्री अजगर ने अपने प्रतिद्वंद्वी, एक बड़े, उग्र लाल केकड़े से पूछा। हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास इन मनुष्यों के बारे में कुछ विचार है। उग्र लाल केकड़े ने तिरस्कार पूर्वक कहा। लेकिन इसकी परिधीय दृष्टि लेंग रुओजू और अन्य लोगों पर भी नजर डाल रही थी। समुद्री अजगर ने सुझाव दिया, पहले इन इंसानों को मार डालो। हम अपना हिसाब बाद में चुकाएंगे। मुझे इन इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ो और उन्हें मार डालो। उग्र लाल केकड़े ने उदासीनता से कहा। इन इंसानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। अकेले चील का स्तर उसके स्तर से ऊपर था। इसके अलावा उनके पास फीनिक्स कबीले का एक सिंदूर पक्षी था, इसलिए वह फीनिक्स कबीले के अत्यंत सुरक्षात्मक पागलों को उत्तेजित नहीं करना चाहता था। हम काय, समुद्री अजगर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह जानता था कि इस बदबूदार केकड़े ने फीनिक्स कबीले को भड़काने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इन इंसानों को मारने और उसके बाद केकड़ों से छुटकारा पाने के बाद कौन जानता होगा कि यह वही था जिसने ऐसा किया था। ऐसा लगता है जैसे वे चर्चा कर रहे हैं कि हमें कैसे खाना चाहिए। लेंग रुओजू ने शांति से कहा, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। छोटे समुद्री सांप, मुझे निराश मत करो। मास्टर, आइए इन सभी समुद्री जानवरों को मारें। वे आंखों में खटकने वाले हैं। ट्राइज, जो लेंग रुओजू की कलाई पर लटका हुआ था, उसने नीचे समुद्र में तैरते समुद्री अजगर को घूरते हुए तिरस्कार से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वास्तव में एकमात्र सरीसृप ने उनके बारे में कोई विचार रखने का साहस किया। यह सचमुच मौत मांग रहा था। ठीक वही बात मेरे मन में आ रही थी। लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। वह मूल रूप से उन्हें बाईपास करना चाहती थी, लेकिन ये समुद्री जानवर मौत का फैसला करने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पानी में आत्मिक जानवरों से निपटना बहुत मुश्किल था और उनके लिए पानी में प्रवेश करना असंभव था। तो उन्हें क्या करना चाहिए? जब लेंग रुओक्सू एक युक्ति के बारे में सोच रहे थे, समुद्री अजगरों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। क्विल, अपने आप को स्थिर रखो। हम हमला करेंगे, लेंग रुक्स्यू ने क्विल से कहा। हाँ मास्टर। क्विल ने अपने शरीर को स्थिर रखते हुए और समुद्री अजगरों के हमलों से बचते हुए लेंग रुओक्सू और अन्य को ले जाया। समुद्र से पानी की तलवारें उन पर एक के बाद एक गोली चला रही थी, क्योंकि सभी समुद्री अजगर हमला कर रहे थे। जुएर, अब हमें क्या करना चाहिए? पानी की तलवार से बचने के बाद लेंग क्विंटियन ने जल्दी से पूछा। असंख्य समुद्री अजगरों के कारण उन्हें एक के बाद एक लगातार पानी की तलवारों से बचना पड़ता था। वे बचने में बहुत व्यस्त थे और उनके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। उठो, क्या तुम्हारे पास इन समुद्री जानवरों की मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने का कोई तरीका है? लेंग रुओजू ने पूछा। मास्टर, उनमें से बहुत सारे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, राइज ने उदास होकर कहा। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह इन सभी समुद्री जानवरों को मारना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने उसे ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। बूहू, मैं एक दिव्य जानवर हूं। हमें क्या करना चाहिए? लेंग रुओजू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और विचार किया। समुद्र समुद्री जानवरों की दुनिया थी। उनकी ताकत के बावजूद उन्हें समुद्र में कोई फायदा नहीं हुआ, और ये समुद्री जानवर स्पष्ट रूप से उन्हें जाने देने की योजना नहीं बना रहे थे। अफसोस, दैवीय जानवरों का दबाव अब इन समुद्री जानवरों के खिलाफ बहुत उपयोगी नहीं था।
आप सभी अपनी शक्ति जारी करें। लेंग रुओजू ने कुछ देर सोचा और सभी दिव्य जानवरों को अंतरिक्ष से बाहर निकाल दिया। उसे विश्वास नहीं था कि वह इतने सारे दिव्य जानवरों से इन समुद्री जानवरों को नहीं डरा सकती। मेरे राजा, उनके पास बहुत सारे दिव्य जानवर हैं, एक समुद्री अजगर ने कांपते शरीर के साथ कहा। इसका स्तर बहुत कम था। इतने सारे दिव्य जानवरों की ताकत के साथ समुद्री जल का प्रतिरोध भी थोड़ा असहनीय था। आप किस बात से डरते हैं? भले ही उनके पास बहुत सारे दिव्य जानवर हो, वे समुद्र में हमारा कुछ नहीं कर सकते, समुद्री अजगर राजा ने लापरवाही से कहा। हालांकि यह 9वें स्तर का पवित्र जानवर था, लेकिन जमीन पर रहने वाले दिव्य जानवर समुद्र में जो ताकत दिखा सकते थे, वह ज्यादा से ज्यादा उसके जैसी ही थी, या उससे भी कमतर थी। नहीं तो यह इतना निर्भय क्यों होता? अभी हमला करो, लेंग रुओजू ने सभी से नजरें मिलाने के बाद कहा। वे पहले छोटे से निपटेंगे और फिर सबसे बड़े से निपटेंगे। सभी ने और जानवरों ने सिर हिलाया और एक ही समय में अपना सबसे मजबूत हमला किया। समुद्री जानवरों पर रंगीन आध्यात्मिक शक्तियों की वर्षा हुई और उनमें से आधे एक पल में मर गए। आहा, इंसानों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने कई अधीनस्थों की मृत्यु से पूरी तरह क्रोधित होने के बाद समुद्री अजगर राजा ने अपने मुंह से एक अजीब सी चीख निकाली। मास्टर, यह और अधिक अधीनस्थों को बुला रहा है। हमें इसे मारना होगा, राइज ने याद दिलाया। उठो, क्या तुम समुद्री अजगर राजा को मार सकते हो? लेंग रुओक्सू ने उत्सुकता से पूछा। बार ड्रैगन को तैरना आना चाहिए, है ना? मास्टर, मैं पानी का अजगर नहीं हूं, राइज ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। बूहू, वह एक सूखा बत्तख था और पानी से सबसे ज्यादा नफरत करता था। ओह, लेंग रुओजू भी थोड़ा अवाक रह गया। यह पहली बार था जब उसे पता चला कि एक बार ड्रैगन था जो तैरना नहीं जानता था। जुएर, वह क्या है? लेंग क्विंटियन ने अचानक दूर से चमकती रंगीन रोशनी की गेंदों की ओर इशारा किया। लेंग रुक्सू ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसके दादा इशारा कर रहे थे और उसने दूर से रंगीन रोशनी की गेंदों को उड़ते हुए देखा। वह क्या है? बड़ी बहन, वे मेरे कबीले से हैं। वे हमारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। इनफ्लेम ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ खुशी से नृत्य किया। फीनिक्स कबीला। लेंग क्विंटियन और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। जब रंग बिरंगी रोशनी की गेंदें पास आईं तो लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों ने अंततः उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। वे बिल्कुल भी प्रकाश की गेंदें नहीं थी, बल्कि प्रकाश की रंगीन किरणों से चमकती खूबसूरत फीनिक्स थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि फीनिक्स सबसे सुंदर आत्मिक जानवर थे। वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। भड़काना। अग्रणी फायर फीनिक्स ने लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों के सामने उड़ान भरी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि उसने छोटे हरे वर्मिलियन पक्षी को देखा था, लेकिन उसका स्वर सख्त था। माँ, बूहू, माँ बहुत भयंकर है। इनफ्लेम इतना डरा हुआ था कि वह सुरक्षा की तलाश में जल्दी से लेंग रुओक्सू के पीछे छिप गया और उसने समय समय पर अपने प्यारे छोटे सिर को भी बाहर निकाला। लेंग रुओक्सू ने कुछ मनोरंजन के साथ इनफ्लेम को देखा और फिर उसने अपने सामने अतुलनीय रूप से सुंदर फायर फीनिक्स की ओर अपनी निगाहें घुमाई। वह सचमुच एक सुंदर पक्षी थी। उसका शरीर मुख्यतः लाल था और उसकी पूंछ के पंख रंगीन थे। उसका पूरा शरीर उग्र लाल लपटों से जल रहा था, लेकिन लपटों के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी। इसके अलावा यह पक्षी एक दिव्य जानवर था। मैं फैंगलिंगर 1 हूं, इनफ्लेम की मां। इनफ्लेम को बचाने के लिए धन्यवाद, फैंगलिंगर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इनफ्लेम ने उसे पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ था जब उसने उसे अभी अभी वॉयस ट्रांसमिशन भेजा था। इसलिए लेंग रुओजू और अन्य लोगों के प्रति उसका रवैया बहुत अच्छा था। मैं लेंग रुक्सू हूं। वे मेरे परिवार और दोस्त हैं, लेंग रुक्सू ने सरलता से समझाया। फैंगलिंगर ने समुद्री अजगरों की ओर अपनी तीखी निगाहें डालने से पहले सभी की ओर मित्रतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बच्चे को भी मारना चाहते थे। गलतफहमी, गलतफहमी। समुद्री अजगर राजा मनहूसियत से मुस्कुराया और उसका छोटा दिल तेजी से धड़कने लगा। बूहू, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं कि मैंने इस पूर्वज को उकसाया। लेकिन वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि वह हरा सिंदूरी पक्षी इस हिंसक महिला का बच्चा कैसे हो सकता है। क्या यह आनुवंशिक उत्परिवर्तन था? एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। मेरी गलतफहमी। हम्फ। तो क्या तुम्हें मारना भी मेरी गलतफहमी हो सकती है? दहाड़ते समय फैंगलिंगर की खूबसूरत फीनिक्स आंखें चौड़ी हो गईं। दादी, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया उदार बने और मुझे जाने दें। समुद्री अजगर राजा ने विनती की। हालांकि यह एक समुद्री जानवर था, लेकिन इसने इस दुर्जय जानवर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बहुत देर हो चुकी है। आप सभी को मरना होगा क्योंकि आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं।
फैंग लिंगर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी दक्षिणी आत्मा की लौ सीधे समुद्री अजगरों के समूह पर उगल दी। समुद्र की सतह तुरंत आग की लपटों का समुद्र बन गई। आग की लपटों में फंसे समुद्री अजगर राजा और उसके अधीनस्थों को छोड़कर अप्रभावित समुद्री जानवर डर के मारे भाग निकले। कठिन। इस समय लेंग रूक्स्यू और अन्य लोगों के दिमाग में यही एकमात्र विचार था। समुद्री अजगरों से निपटने के बाद फैंग लिंगर ने लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। छोटी बहन रूक्सू, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं फीनिक्स कबीले की ओर से आप सभी को अपने मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया मुझे यह सम्मान प्रदान करें। छोटी बहन लेंग रूक्स्यू अवाक रह गई। इनफ्लेम ने उसे बड़ी बहन कहा, लेकिन इस उग्र लिंगर ने उसे छोटी बहन कहा। कितनी गड़बड़ है। बड़ी बहन लिंग एर, हम किसी को बचाने के लिए ड्रैगन कबीले में जा रहे हैं, इसलिए। लेंग रूक्स्यू बहुत स्पष्ट रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन वह इस मेहमाननवाज पक्षी को नाराज नहीं करना चाहती थी। अन्यथा अगर वह उनमें आग लगाती तो शायद वे जलकर राख हो जाते। आखिरकार फीनिक्स कबीले की दक्षिणी आत्मा ज्वाला ड्रैगन कबीले की ड्रैगन सांस के समान ही प्रसिद्ध थी। क्या यह सिर्फ वे बदबूदार ड्रैगन नहीं है? चिंता मत करो, बड़ी बहन आपकी मदद करेगी, फैंग लिंगर ने उनकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा। उसके पिता ने उसे उन्हें कबीले में आमंत्रित करने का आदेश दिया था। जुएर, उस स्थिति में आइए पहले फीनिक्स कबीले का दौरा करें। लेंग क्विंटियन ने अपनी पोती को आंखों से संकेत दिया। ठीक है, चूंकि बड़ी बहन इतनी दयालु है, इसलिए रुक्सू को मना करना असभ्यता होगी, लेंग रुक्सू ने असहाय होकर कहा। उसे समझ नहीं आया कि फीनिक्स कबीला, जो हमेशा इंसानों को नापसंद करता था, उन्हें मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने पर क्यों जोर देता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, चूंकि वे यहाँ थे, इसलिए उन्हें चीजें वैसे ही ले लेनी चाहिए जैसे वे आए थे। इसके अलावा वह जानना चाहती थी कि फीनिक्स कबीले का मकसद क्या था। मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। फैंग लिंग र घूमा और फीनिक्स कबीले के क्षेत्र की ओर उड़ गया। फीनिक्स कबीले की सुरक्षा के कारण किसी भी समुद्री जानवर ने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आधे दिन तक उड़ान भरने के बाद वे अंततः फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में पहुंचे। फीनिक्स कबीले में लौटने के बाद फैंग लिंग र तुरंत मानव रूप में परिवर्तित हो गया और लेंग रूक्स्यू से गर्मजोशी से कहा, छोटी बहन रूक्सू, ड्रैगन द्वीप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। समय आने पर मैं आपके साथ जाऊंगा। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, बड़ी बहन, लेंग रूक्सू ने फैंग लिंग र के सुंदर मानव रूप को देखते हुए विनम्रता से कहा। क्या शानदार सुंदरता है। उसकी सुंदरता लुभावनी थी और उसकी गहरी लाल आंखें सबसे खूबसूरत माणिक की तरह पारदर्शी थी। उनका फिगर हॉट और मनमोहक था, जो उनकी पर्सनैलिटी पर काफी सूट करता था। पत्नी। इसी समय एक लंबा, सुंदर और नेक आदमी वहां से गुजरा। उसने उग्र लिंगर को गले लगाया और उसे स्नेह से देखा। हमारे पास मेहमान है, फैंग लिंगर ने शर्म से कहा, उसके गाल शर्मा रहे थे। यह ठीक है, आप दिखावा कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, लेंग रूक्स्यू ने चिढ़ाया। वह इतनी समझदार थी कि मुंह फेरकर इधर उधर देखने लगी। फीनिक्स नेस्ट फीनिक्स कबीले का क्षेत्र था। चारों ओर देखने पर लेंग रुओजू को शानदार शाखाओं वाले ऊंचे और सीधे गूलर के पेड़ दिखाई दिए। वह जानती थी कि फीनिक्स कबीला गूलर के पेड़ों पर रहता था। उसके सामने लगभग 1000 गूलर के पेड़ थे, जिनमें मूल रूप से प्रत्येक पेड़ पर या तो फीनिक्स या वर्मिलियन पक्षी था। छोटी बहन रुओजू, यह जगह कैसी है? फैंग लिंगर ने पूछा। बहुत अच्छा। अग्नि विशेषता आध्यात्मिक शक्ति बहुत सघन है, लेंग रुओक्सू ने ईमानदारी से कहा। फीनिक्स कबीले का क्षेत्र पेड़ों से भरा हुआ था, इसलिए यह न केवल बहुत सुंदर था, बल्कि इसमें असामान्य रूप से सघन अग्नि गुण आध्यात्मिक शक्ति भी थी। यहाँ अग्नि तत्व की खेती करना बहुत उपयुक्त था। हाँ, यह जगह हमारे फीनिक्स कबीले के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन छोटी बहन रूक्स्यू, आइए मैं आपको आपके आवास पर ले आऊं। फैंग लिंगर ने झिझकते हुए विषय बदल दिया। धन्यवाद, बड़ी बहन। फैंग लिंग एर लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों को एक लकड़ी के घर में ले आए। इसमें कुल 2 मंजिलें थीं, जो सभी के रहने के लिए पर्याप्त थी। छोटी बहन रुओजू, पहले आराम करो। कबीले ने आज रात सभी के लिए विशेष रूप से एक स्वागत पार्टी का आयोजन किया है, फैंग लिंग र ने कहा और फिर मुड़कर चली गई। जुएर, आपको क्या लगता है फीनिक्स कबीला क्या कर रहा है? फैंग लिंगर के चले जाने के बाद लेंग क्विंटियन ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मतलब कोई नुकसान पहुंचाना है, लेंग रूक्स्यू ने कुछ सोचने के बाद कहा। यहाँ रास्ते में उसने विशेष रूप से देखा कि फीनिक्स कबीले में कई दिव्य जानवर थे। यदि वे उन्हें मारना चाहते, तो यह बहुत आसान काम होता।
उनके प्रति इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। हाहा, इतना क्यों सोचें? हम केवल लिटिल गर्ल की मदद से फीनिक्स कबीले में मेहमान के रूप में आ सकते हैं। बेशक, हमें खुद का आनंद लेना होगा, ओल्ड मैन ने लापरवाही से कहा। फीनिक्स कबीले और ड्रैगन कबीले लिंकफैंग महाद्वीप पर सबसे मजबूत अस्तित्व थे। उन्हें मारने के लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। सौभाग्य से ड्रैगन और फीनिक्स की अधिक महत्वाकांक्षा नहीं है, अन्यथा लिंकफैंग महाद्वीप उनकी दुनिया बन गया होता। लिन लियांग ने आह भरी। उस थोड़े से लाभ के लिए मानव शक्तियां हर दिन एक दूसरे को मार डालती हैं। उन्होंने ठीक से खेती क्यों नहीं की? देखो फीनिक्स कबीला कितना दुर्जय था। हम कुछ नहीं कर सकते। मानव जाति में बहुत सारी काली भेड़ें हैं। दादाजी, आइए हम सब कुछ देर आराम करें। लेंग रुओजू ने समझदारी से कहा। ठीक है, चलो सब सोते हैं। लेंग क्विंटियन ने सभी से कहा। वे हाल ही में यात्रा कर रहे थे और ठीक से सोए नहीं थे। कमरा ढूंढने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में लौट आए। कमरे में प्रवेश करने के बाद लेंग रुओजू ने सबसे पहले लिन युआन और स्वर्ग और पृथ्वी कंगन में मौजूद अन्य लोगों की जांच की। मिस, आप अंदर क्यों आईं? लिन युआन लेंग रुओजू को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। किंग ज्यू इन कुछ दिनों में अंतरिक्ष और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बंद कर रहा था, इसलिए वह बाहर की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। मैं आपसे मिलने आया था, लेंग रुक्सू ने समझाया। पहले बुजुर्ग और फैंग जिंग के कारण वह पिछले कुछ दिनों से कंगन में प्रवेश करने में असमर्थ थी। हम ठीक हैं, मिस, चिंता मत करो, लिन युआन ने तुरंत कहा। क्या फैंग औरान ठीक है? लेंग रुओजू ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा। उस दिन फैंग जिंग और पहले बुजुर्ग को देखने के बाद फैंग एओरन बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। वो ठीक है, हम उस पर नजर रख रहे हैं। उसे कुछ कैसे हो सकता है? लिन युआन ने लापरवाही से कहा। फैंग एओरन वास्तव में बहुत असंवेदनशील था। उसने केवल अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाहर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि अगर वह वास्तव में बाहर गया तो वह अपने परिवार को अपनी उपस्थिति के बारे में कैसे समझाएगा। मैं उससे मिलने जाऊंगी, लेंग रुक्स्यू ने असहायता से कहा। अफसोस, ऐसा नहीं था कि उसे सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह अपने रहस्य को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि फैंग परिवार उसका सहयोगी था, लेकिन फैंग परिवार के सभी लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। लेंग रुओक्सू सीधे फैंग एओरन के बांस के घर में गए, दरवाजा धक्का दिया और अंदर चले गए। औरन, उसने धीरे से पुकारा। मैं पहले बड़े और दादाजी से कब मिल सकता हूँ? फैंग एओरन ने पूछा, जो बिस्तर पर लेंग रुओजू की ओर पीट करके बैठा था। फैंग दा को बचाने और चले जाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं, लेंग रुओक्सू ने हल्के से समझाया। वह जानती थी कि इस वजह से औरान उससे थोड़ा नाराज था। इसके साथ लेंग रुओजू ने फैंग एओरन का घर छोड़ दिया और बैंगनी बांस के घर में प्रवेश किया। घर के अंदर किंग जू फ्रीक के शरीर की रखवाली कर रहा था। किंग जू ने खुद को लेंग रुओजू की बाहों में फेंक दिया और विनम्रता पूर्वक कहा, बड़ी बहन, आप यहाँ हैं। किंग जुए, यह तुम्हारे लिए कठिन रहा है। लेंग रुक्स्यू ने कृतज्ञतापूर्वक किंग जू को गले लगाया। वह इस बात से बहुत प्रभावित थी कि किंग जू उसके लिए फ्रीक के शरीर की देखभाल कर रही थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन बड़ी बहन, आप ये चेन के शरीर के साथ क्या करने का इरादा रखती है? किंग ज्यू ने उत्सुकता से पूछा। क्या बिग सिस्टर सिर्फ लाश को यहाँ रखने की योजना बना रही है? मुझे भी नहीं पता। पहले इसे यही छोड़ देते हैं, लेंग रुक्स्यू ने उदास होकर कहा। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि फ्रीक उसे छोड़ दे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह उसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकती। अन्यथा उसके दादाजी और अन्य लोग मौत तक चिंतित रहेंगे। बड़ी बहन, यह व्यक्ति कौन है? बेबी ने सावधानी से पूछा, जबकि उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें बिस्तर पर बैठे आदमी को घूर रही थी। वह व्यक्ति है जिसे बड़ी बहन पसंद करती है, लेंग रुओक्सू ने समझाया। उसकी कोमल आंखें बिस्तर पर बर्फ में लिपटे फ्रीक को देख रही थी। क्या बेबी वह नहीं है जिसे बड़ी बहन पसंद करती है? बेबी ने तीव्र ईर्ष्या से पूछा, लेकिन उसके छोटे से चेहरे पर भाव दयनीय थे। बेशक, मुझे भी बेबी पसंद है। लेंग रुओक्सू ने असहाय होकर मनाना शुरू कर दिया। बेबी इतनी अधिकारवादी क्यों है? उसके सिर पर फिर से चोट लगी। तो फिर बड़ी बहन दूसरों को पसंद क्यों कर सकती है? बच्चा अप्रसन्नता से चिल्लाया। ओह बेबी, यह अलग है। लेंग रुओजू को वास्तव में यह नहीं पता था कि एक कम उम्र के छोटे जानवर के साथ रिश्ते की समस्या को कैसे समझाया जाए। क्या अलग है? बेबी को समझ नहीं आया। वह केवल यह जानता था कि जैसी भावना क्या होती है। तुम अभी भी जवान हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा।
बेबी को सांत्वना देने के बाद लेंग रुओजू ने किंग जुए से कहा, किंग जुए, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। जब लेंग रुक्स्यू स्वर्ग और पृथ्वी कंगन को छोड़कर अपने कमरे में लौटी तो उसने लेंग क्विंटियन और अन्य लोगों को यहाँ उसका इंतजार करते देखा। दादाजी, आप लोग आराम क्यों नहीं कर रहे? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, बूढ़े आदमी ने पहले उत्तर दिया। ओह, क्या कोई बात है? ट्रुओक्सु, हम पहले बुजुर्ग और फेंग जिंग के बारे में क्या करने जा रहे हैं? लिन लियांग ने कड़वा चेहरा बनाकर पूछा। उन्होंने दो बाहरी लोगों के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। मैं भी नहीं जानता, लेंग रुक्सु ने असहाय होकर कहा। दोनों में से एक बिग ब्रदर फैंग के दादा थे और दूसरे फैंग परिवार के पहले बुजुर्ग थे। बिग ब्रदर फैंग के चेहरे की खातिर वह उनका पीछा नहीं कर सकी। इसके अलावा फैंग परिवार उसका सहयोगी था। अफसोस, वे भविष्य में इसके बारे में फिर से बात करेंगे। जुएर, हमें आराम करने के लिए अपने स्थान पर भेज दो, लेंग क्विंटियन ने कहा। वह जानता था कि जुएर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है। लेंग रुओजू ने तीन बूढ़ों को अंतरिक्ष में भेजा और साधारण आराम करने के लिए अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। एलिप्सिस। शाम ढलने के आसपास फैंग लिंग र उनकी तलाश में आया। लेंग रुओजू और अन्य लोग फैंग लिंगर के साथ फीनिक्स कबीले के मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल गूलर की लकड़ी से बनाया गया था और यह फीनिक्स कबीले की बैठकों और भोजों के लिए था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, लेंग रुओजू और अन्य लोगों को अग्नि विशेषता वाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। लेंग रुक्सू ने फीनिक्स कबीले के भव्य हॉल को देखा जो सोने और जेड से चमक रहा था, जबकि उसने सोचा कि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इस हॉल को मानव शाही महलों के समान किसने डिजाइन किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस हॉल के खंभों और दीवारों पर उड़ते फीनिक्स की नक्काशी की गई थी। मिस लेंग, क्या आप हमारे फीनिक्स कबीले के चैम्बर हॉल से संतुष्ट हैं? असाधारण आचरण वाले एक सुंदर युवक ने सिंहासन पर फीकी मुस्कान के साथ पूछा। बहुत बढ़िया, लेंग रुक्सू ने प्रशंसा की। फीनिक्स कबीले में कई दिव्य जानवर थे, इसलिए महाद्वीप की यात्रा करते समय उनके लिए कुछ मानवीय विचारों और विचारों को अवशोषित करना सामान्य था। मैं फीनिक्स कबीले का राजा फैंग झान हूं। कृपया अंदर आएं और बैठें। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय दिया और फिर बहुत विनम्रता से कहा। छोटी बहन रुक्सू, फीनिक्स कबीले में इतने सारे नियम नहीं है। समारोह में खड़े न हो, फैंग लिंग र ने लेंग रुक्सू को बैठने के लिए खींचते हुए कहा। ठीक है। लेंग रुओजू ने बैठने के बाद सिर हिलाया। यदि वह नहीं जानती कि वे दिव्य जानवर थे, तो वह निश्चित रूप से सोचती कि वे मनुष्य थे, क्योंकि इन दिव्य जानवरों का शिष्टाचार कुछ मनुष्यों की तुलना में अधिक गहन था। लेंग क्विंटियन और अन्य लोगों ने फीनिक्स किंग की ओर सिर हिलाया और लेंग रुक्सू के बगल में बैठ गए। लेकिन वे सभी थोड़े घबराए हुए थे। यदि फीनिक्स कबीले ने उनके प्रति कोई बुरा इरादा रखा तो वे मृत मांस होंगे। सिंहासन पर फैंग जान ने ध्यान से देखा और सभी के भावों को समझा। फिर उसने अपना सारा ध्यान लेंग रुक्सू पर केंद्रित कर दिया। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। क्या इतनी कमजोर महिला वास्तव में किंवदंती का व्यक्ति हो सकती है? सबके बैठने के तुरंत बाद एक के बाद एक प्लेट में फल परोसे गए। लेंग रुओजू और अन्य के पास शब्द नहीं थे। ओह, हम ये चीजें नहीं खाएंगे, है ना? मिस लेंग, मुझे सच में खेद है। हमारे फीनिक्स कबीले में मनुष्यों के लिए ज्यादा भोजन नहीं है, इसलिए हम केवल इन फलों से आपका मनोरंजन कर सकते हैं। फैंग झान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। यह ठीक है, हमें ज्यादा भूख नहीं है। कुछ फल खाने के लिए पर्याप्त है, लेंग रुक्सू ने अपने दांतों से झूठ बोला। उस स्थिति में समारोह में खड़े न हो और अधिक न खाएं, फैंग जान ने उत्साह से कहा। ओह, ठीक है। लेंग रुक्सू ने खुद को संभाला, एक लाल फल उठाया और काट लिया। ओह, इसका स्वाद अच्छा है, भले ही यह मेरे स्पिरिट फलों से मेल नहीं खा सकता। छोटी बहन रुक्स्यू, ये फल हमारे फीनिक्स कबीले के अद्वितीय फीनिक्स फल है। केवल विशिष्ट अतिथि ही इन्हें खाने के योग्य है। आज बड़ी बहन आपकी महिमा का आनंद ले रही है, फैंग लिंग र ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। उसके पिता, जो हमेशा कंजूस रहते थे, आज सचमुच बहुत खर्च कर बैठे। उसने वास्तव में एक साथ इतने सारे निकाल लिए। आप बहुत दयालु हैं, फीनिक्स किंग, लेंग रुक्स्यू ने विनम्रतापूर्वक कहा। फैंग लिंगर ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसके पास शब्द नहीं थे। क्या मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं? या अब फीनिक्स कबीले के लिए जीवन कठिन है? फीनिक्स कबीले का भोज बहुत उबाऊ था, इसलिए हर समय फल खाने के अलावा लेंग रुक्स्यू और अन्य लोग कभी कभी फैंग झान या फैंग लिंग र के साथ बातचीत करते थे। चारों ओर बैठे अन्य फीनिक्स कबीले के दिव्य जानवर लकड़ी की तरह थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे।
और उन सबकी निगाहें उत्सुकता से लेंग रुओजू को देखती रहीं। फीनिक्स कबीले के दिव्य जानवरों की निगाहों के नीचे असहज महसूस करते हुए लेंग रुओजू के रोंगटे खड़े हो गए। इसके अलावा वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि उसमें ऐसा क्या अच्छा है। फीनिक्स कबीले में अनगिनत सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं थीं। मिस लिंग, आप हमारे फीनिक्स कबीले के लोगों के बारे में क्या सोचती हैं? फैंग जान ने अचानक पूछा। बुरा नहीं है, लेंग रूक्स्यू ने ठंडे पसीने से तरबतर होते हुए उत्तर दिया। फीनिक्स किंग मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहा है? नर फीनिक्स के अच्छे और बुरे का मुझसे क्या लेना देना है? मिस लिंग, क्या आप शादीशुदा हैं? फैंग जान ने फिर से पूछा, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। अभी नहीं, लेंग रुक्सू ने ईमानदारी से उत्तर दिया, लेकिन उसका संदेह बढ़ रहा था। फीनिक्स किंग वास्तव में क्या चाहता है? मिस लिंग, देर हो रही है, जल्दी आराम करो। फैंग जान ने उत्तर प्राप्त करने के बाद कहा कि वह जानना चाहता था। ओह, क्या हमें पहले ही भगाया जा रहा है? लेंग रुओक्सू और अन्य घबरा गए थे और ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उनके माथे पर लटक गईं। फिर हम पहले अपने कमरे में वापस जाएंगे, लेंग रुओक्सू ने खड़े होते हुए फैंग जान से कहा। दादाजी, चलो चलें। लेंग रुओजू ने अपने दादा और अन्य लोगों की ओर रुख किया। ठीक है। लेंग क्विंटियन और अन्य लोग खड़े हो गए और सीधे अपने आवास की ओर चल दिए। अपने निवास पर लौटने के बाद लेंग रुक्सू ने प्रश्न चिन्हों से भरे चेहरे के साथ पूछा, दादाजी, फीनिक्स किंग क्या चाहता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे वह आपसे विवाह करने जा रहा था? लेंग क्विंटियन ने अनुमान लगाया। अजीब भोज और अव्यवस्थित बातचीत ने उसे भ्रमित कर दिया। छोटी लड़की, मुझे खाने के लिए कुछ मांस दो, मैं भूख से मर रहा हूं। बूढ़े आदमी ने मांग में सीधे लेंग रुक्स्यू के सामने अपना हाथ बढ़ाया। लेंग रुओजू ने कुछ झटकेदार पदार्थ निकाले, सभी को वितरित किए और अपने लिए खाने के लिए एक टुकड़ा लिया। वह अभी साधारण भोज के बारे में सोच रही थी। खैर, जानवरों के लिए भोज का स्तर ऊंचा माना जाना चाहिए। छोटी लड़की, मुझे लगता है कि फीनिक्स किंग तुम्हें पसंद करता है। बूढ़े आदमी ने खाना खत्म करने के बाद लेंग रुक्स्यू को चिढ़ाया। धिक्कार है बूढ़े आदमी, अगर तुम नहीं बोलोगे तो क्या तुम मर जाओगे? लेंग क्विंटियन चिल्लाया। क्या? यह असंभव नहीं है। ओल्ड मैन ने लेंग क्विंटियन के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जारी रखा। इसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। लेंग रुओक्सू ने दरवाजा खोला और दो आश्चर्यजनक सुंदर पुरुषों को देखा। क्या बात, क्या बात? लेंग रुओजू ने संदेह से पूछा। मिस लेंग, फीनिक्स किंग ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है, सुंदर पुरुषों में से एक ने शर्म से कहा। देखो, मैं सही कह रहा हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और लेंग क्विंटियन की ओर अपनी आंखें घुमाई। कृपया फीनिक्स किंग को हमारा धन्यवाद व्यक्त करने में हमारी मदद करें, लेकिन वास्तव में हमें सेवा देने की आवश्यकता नहीं है, लेंग रुओक्सू ने विनम्रता से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर, हमें क्या करना चाहिए? एक सुंदर आदमी ने निराशा में अपने साथी से पूछा। मुझे नहीं पता, दूसरे खूबसूरत आदमी ने असहायता से उत्तर दिया। फीनिक्स राजा के विश्राम महल में। शाही पिता, आपको क्या चाहिए? फैंग लिंगर ने असमंजस में अपने प्यारे पिता की ओर देखा। लिंग एर, आप लेंग रुक्स्यू के बारे में क्या सोचते हैं? फैंग जान ने बदले में पूछा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। उसने इनफ्लेम को भी बचाया, फैंग लिंगर ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उस पर लेंग रुओजू की अच्छी छाप थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता के इरादे क्या थे। तो फिर, क्या होगा यदि रॉयल फादर उसे फीनिक्स कबीले में रखने की योजना बनाते हैं? फैंग जान ने जांच की। क्वोट। फैंग लिंगर के पास शब्द नहीं थे। क्या रॉयल फादर को लेंग रुओक्सू पसंद है? अगर वह उसकी पत्नी बन जाती है तो क्या मुझे उसे मां नहीं कहना पड़ेगा? वह यह सोचकर कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह बहुत डरावना नहीं है? मैं उसे छोटी बहन कहता हूं। बूहो, मैं अपनी छोटी बहन को अपनी मां बनाना कैसे स्वीकार कर सकती हूं? लेकिन उसके पिता कई वर्षों से अकेले थे और उनके लिए एक साथी ढूंढने का समय आ गया था। यदि वह वास्तव में छोटी बहन रुक्स्यू को पसंद करता था, तो वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी। लेकिन वह क्यों चाहता था कि फैंग लेन और फैंग यांग छोटी बहन रुक्स्यू की देखभाल करें? वह सचमुच भ्रमित थी। फैंग लिंगर अतुलनीय रूप से विरोधाभासी थी और उसके विचार भटकने लगे। रॉयल फादर, मुझ पर रुओजू का एहसान है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह इसे स्वेच्छा से करेगी। फैंग लिंगर ने गहरी सांस ली और कुछ देर सोचने के बाद सलाह दी। वह अपने पिता के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। यदि रुक्सू अनिच्छुक थी, तो उसे डर था कि उसके पिता इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाएंगे। हाँ, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, फैंग जान ने वादा किया। अच्छी बात है।
यह सुनने के बाद फैंग लिंग र को अंततः आराम मिला, लेकिन उसे फिर से उलझन महसूस हुई जब उसने सोचा कि उसे सौतेली मां कैसे मिलेगी। उसी समय छोटे सिल्वर मिंक, जो ड्रैगन द्वीप के एकमात्र मार्ग पर इंतजार कर रहा था, को मयूली से लेंग रुओक्सु के ठिकाने के बारे में पता चला, इसलिए वह उत्सुकता से फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में पहुंच गया। छोटी मयूजी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह फीनिक्स कबीले में गई थी? छोटे सिल्वर मिंक ने पुष्टि करने के लिए कहा। इस बिंदु पर वह मयूली की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सका क्योंकि उसकी विश्वसनीयता वास्तव में बहुत खराब थी। मास्टर, मैं गारंटी देता हूं कि लेंग रुक्स्यू निश्चित रूप से फीनिक्स कबीले में है। मूली ने अपना हाथ ऐसे उठाया मानो वह शपथ ले रहा हो। फिर जल्दी करो, समय बर्बाद करना बंद करो, छोटे सिल्वर मिंक ने उत्सुकता से आग्रह किया। मैं बहुत बुरी तरह से घर जाना चाहता हूँ। ज़ुएर, मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। बूहू, स्माइलिंग फेस विद देयर लाउडली क्राइंग। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक उसी तरह मयूली तेजी से सामने उड़ गया जबकि हुओ किंग उसका पीछा कर रहा था। मेरे प्रिय, धीरे करो, मैं नहीं पकड़ सकता। शुए, हुओ किंग के कंधे पर लेटा हुआ चिल्लाया, उसका रोएंदार छोटा चेहरा दुखी हो गया। आप बहुत धीमे हैं, छोटे सिल्वर मिंक ने मजाक उड़ाया। हम्फ, बस पकड़ने की कोशिश करते रहो। लगभग 2 घंटे तक तेजी से उड़ान भरने के बाद वे अंततः फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में पहुंच गए। फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस कौन करता है? एक लाल सिंदूरी पक्षी ने उनका रास्ता रोक लिया। मुझे खेद है, हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, मयूली ने ईमानदारी से कहा। वह ऐसे पक्षी से लड़ना नहीं चाहता था जो आग में सांस ले सकता हो। उसे आग से नफरत थी। यहाँ हमारे पास वह व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जल्दी से चले जाओ या मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो, सिंदूर पक्षी ने नाराजगी के साथ कहा। हम यहाँ लेंग रुक्स्यू की तलाश के लिए आए हैं। वह आपके फीनिक्स कबीले की मेहमान है, छोटे सिल्वर मिंक ने उत्सुकता से कहा। हम्फ, अगर मैं अभी इतना छोटा नहीं होता तो इस बदबूदार पक्षी को जरूर सबक सिखाता। क्या आप लेंग रुक्स्यू को जानते हैं? सिंदूरी पक्षी ने संदेह से पूछा। बेशक हम ऐसा करते हैं। जल्दी करो और हमें उसके पास ले आओ, छोटे सिल्वर मिंक ने आदेश दिया। लेंग रुओक्सु हमारे कबीले का मेहमान है। हम तुम्हें ऐसे कैसे मिलने दे सकते हैं? मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जाकर इसकी रिपोर्ट करूंगा। इसके साथ ही सिंदूर पक्षी उड़ गया। लिटिल मयूजी, चलो सीधे अंदर चलते हैं, छोटे सिल्वर मिंक ने गुस्से से कहा। धिक्कार है, हालांकि मैं अपने पक्षी को देखना चाहता हूं, वास्तव में मुझे इसकी सूचना देनी होगी। मास्टर, फीनिक्स कबीले में कई दिव्य जानवर हैं। अब हम उनसे निपट नहीं सकते, तो आइए प्रतीक्षा करें। मयूली ने बेबसी से सलाह दी। मास्टर, सहन करो, यह हमारा क्षेत्र नहीं है। हम्फ, छोटे सिल्वर मिंक ने ठंडी खर्राटेली और अपना छोटा सिर एक तरफ कर लिया। ठीक है, वह इसे सहन कर लेगा। गार्ड से संदेश प्राप्त करने के बाद फैंग लिंग र उस लकड़ी के घर में आया जहां लेंग रुक्स्यू और अन्य लोग रह रहे थे और दरवाजा खटखटाया। लेंग रुओक्सु ने दरवाजा खोला और फैंग लिंग र को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बड़ी बहन, बहुत देर हो गई है। आप यहाँ क्यों हैं? बहन रुओजू, आपका मित्र होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति आपको बाहर ढूंढ रहा है। फैंग लिंगर का सुंदर चेहरा जिज्ञासा से भरा था क्योंकि उसने लेंग रुओक्सु को समझाया था, लेकिन वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या कोई प्रेम प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी सामने आ गया? मेरा दोस्त। लेंग रुओजू हैरान थी। वह थोड़ी सी घबरा गई और सोचने लगी कि यह कौन हो सकता है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह फीनिक्स कबीले में आई थी। छोटी बहन रुओजू, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? अगर वह व्यक्ति तुम्हारा दोस्त नहीं है तो मैं उसे मार डालूंगा। हम्फ, जो कोई भी हमसे झूठ बोलने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। फैंग लिंगर ने उग्रता से कहा, उसका सुंदर चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ओह, ठीक है। लेंग रुओजू हक्की बक्की रह गई। बड़ी बहन, आपको इतना हिंसक होने की जरूरत नहीं है। लेंग रुओजू और फैंग लिंगर फीनिक्स कबीले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दूर से उसने एक आदमी को उसकी ओर पीट करके देखा और वह एक छोटे से चांदी के मिंक से बात करता हुआ प्रतीत हो रहा था। धिक्कार है, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? छोटा सिल्वर मिंक उत्सुकता से ऊपर नीचे उछल रहा था, प्रतीक्षा से अधीर हो रहा था। मास्टर, शांत हो जाओ, मूली ने सांत्वना दी, उसका मुंह बात करते करते सूख गया। लिटिल मयूजी, जाओ और पूछो, छोटे सिल्वर मिंक ने सिकुड़ी हुई आंखों और मुंह के साथ आदेश दिया। गार्ड रिपोर्ट करने गया है। आप मुझसे किससे पूछना चाहते हैं?
मयूली का सुंदर चेहरा बेबसी से भरा था। यदि उसने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया तो फीनिक्स कबीले की दक्षिणी आत्मा ज्वाला निश्चित रूप से उसे जलाकर राख कर देगी। बूहू, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। तब वह वास्तव में नरक में जा रहा होगा। अचानक छोटे सिल्वर मिंट को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए अपना छोटा सिर उठाया। जुएर, छोटा सिल्वर मिंट उस व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था जिसे वह बहुत याद करता था। वह बिना सोचे समझे लेंग रुओजू की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में खींचने वाला था, उसे विरोधाभासी और दुखी महसूस हुआ। बूहू, मेरे हाथ और पैर अब उसे उठाने के लिए बहुत छोटे हो गए हैं। बूहू, बहुत निराशाजनक। यह सब उस मयूली के कारण है। थम्फ, यह ध्यान में रखते हुए उसकी नीली आंखों ने मयूली को घृणा से देखा। कुछ ही दूरी पर मयूली ने छोटे मिंट की अभिव्यक्ति और टकटकी देखी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेंग रुओक्सू, जो करीब आ रहा था, को यह अजीब लगा। उसने अपने सामने छोटे चांदी के मिंट को बड़े भाव से देखा। ओह, यह छोटा मिंट काफी दिलचस्प है। यह एक पल खुश है और अगले पल उदास है। इसके अलावा जब उसने अभी मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में जो व्यथित भाव था, वह फ्रीक जैसा था। जब उसने यह सोचा तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अफसोस, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बोया गया जहर बहुत गहरा है। मैं वास्तव में उसके साथ एक मिंट जोड़ सकता हूं। लेंग रुओजू नीचे झुके और संघर्षरत सिल्वर मिंट को धीरे से गले लगाया। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा। मूली, यह तुम ही क्यों हो? ओह, मयूली अवाक रह गया। मुझे इसे कैसे समझाना चाहिए? मयूली ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैंने सुना है कि आप फीनिक्स कबीले में आए थे, इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। ओह, लेंग रुओजू ने आगे की जांच नहीं की। वैसे भी मयूली हमेशा रहस्यमय और अप्रत्याशित रहा है। लेंग रुक्सू ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे फैंग लिंगर से कहा, बड़ी बहन, वह मेरा दोस्त है। फैंग लिंगर ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा, चूंकि आप रुक्स्यू के दोस्त हैं, आप हमारे फीनिक्स कबीले के मेहमान भी हैं। मयूली, क्या यह मिंक आपका आत्मिक जानवर है? लेंग रुओजू का खूबसूरत चेहरा थोड़ा उत्सुक था क्योंकि उसने धीरे से अपनी बाहों में छोटे मिंट के नरम फर को सहलाया था। नहीं, नहीं, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। मूली ने अपना हाथ उन्मत्तता से लहराया। वह इस मिंट को लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, उसे चाहने की बहुत हिम्मत थी। ओह धन्यवाद। लेंग रुओजू समारोह में बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। उसे यह छोटा मिंट पसंद आया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। महिलाएं हमेशा प्यारे छोटे जानवरों का विरोध करने में असमर्थ रही हैं। इस समय छोटा सिल्वर मिंक, जिसे लेंग रुक्सू ने कसकर गले लगाया था, चुप था। दरअसल वह इतना उत्साहित था कि चकित हो गया था। उसकी आंखें खुशी के बुलबुले से भरी थीं। जुएर का आलिंगन बहुत आरामदायक और मुलायम है। मैं वास्तव में इसमें हमेशा रहना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, मैं हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। मैं अब भी जुएर को गले लगाना चाहता हूँ। बूहू, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। वो फिर से विवादित था। छोटी बहन रुओजू, चलो वापस चलते हैं। फैंग लिंगर ने पुष्टि करने के बाद कहा कि वे एक दूसरे को जानते हैं। लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। वे तीनों और जानवर वापस जाने ही वाले थे कि उनके पीछे एक और आवाज सुनाई दी। रुओक्सू, हुओ किंग अंततः फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में पहुंचे। लेकिन जाहिर तौर पर वह कठिन समय से गुजर रहा था और जोर जोर से हौंफ रहा था। जब लेंग रुओजू ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो वह पीछे मुड़ी। हुओ क्विंग, आप भी यहाँ क्यों हैं? वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। हुओ किंग को फीनिक्स कबीले का पता कैसे चला? मैं उनके साथ आया था। हुओ किंग ने आंखों में नाराजगी भरी दृष्टि से मयूली की ओर इशारा किया। मयूली वास्तव में इतनी तेजी से भागने के लिए बहुत बेईमान था। लेंग रुओजू की जिज्ञासु निगाहें मयूली की ओर चली गईं। उसे थोड़ा सिर हिलाते हुए देखने के बाद वो फैंग लिंगर की ओर मुड़ी। बड़ी बहन, वह मेरा भी दोस्त है। तो फिर चलो साथ चलें। फैंग लिंगर धीरे से मुस्कुराए। लेकिन जिस तरह से उसने लेंग रुओजू को देखा वह बहुत ही विचारोत्तेजक था, मानो वह कह रही हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। लेंग रुओक्सू ने फैंग लिंगर की चिढ़ाने वाली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उनके निवास की ओर चल दिए। दादाजी, मयूली और हुओ किंग यहाँ हैं। लकड़ी के घर में लौटने के बाद लेंग रुओक्सू ने कमरे में सभी से कहा। अरे कहाँ? लेंग क्विंटियन हैरान था। ये दोनों लोग कैसे आए? कोई नहीं जानता था कि वे यहाँ फीनिक्स कबीले में थे। वह सतर्क रहने में मदद नहीं कर सका। आप अभी तक अंदर क्यों नहीं आ रहे? लेंग रुओजू ने दरवाजे के बाहर दो लोगों पर चिल्लाया। हम अंदर आ रहे हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई।
ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। जब लेंग रुओजू ने दोनों को चुपचाप अपनी आंखों से बातचीत करते हुए देखा तो उसने धीरे से चिढ़ाया। आप गलत हैं। हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं है। उन दोनों ने एक ही समय में बात की और एक ही समय में एक दूसरे से बहुत दूर कूद गए। लेकिन उनकी हरकतें एक जैसी थी, उनके गुस्से की चिंगारी एक जैसी थी और उनके विचार एक जैसे थे। यह कैसी शक्ल है। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। छोटे सिल्वर मिंक ने, जो लेंग रूक्स्यू की बाहों में लेटा हुआ था और उसके दुलार का आनंद ले रहा था, अचानक कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हुओ किन की आवाज तुरंत सुनाई दी। शुए, बाहर आओ और अपने प्रिय का ख्याल रखो। हुओ किंग ने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया और शुए को बुलाया, जो स्पिरिट बीस्ट स्पेस में था। क्या प्रिय? अचानक हर किसी के विचार हुओ किंग के विचारोत्तेजक शब्दों से आकर्षित हुए और वे सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। शुए यहाँ है। जैसे ही स्नो मिंक उभरा, वह उत्साह से छोटे सिल्वर मिंक की ओर लपका। लेंग रुओजू की बाहों में मौजूद छोटे चांदी के मिंक ने अपना पैर बढ़ाया और शुए को हल्के से लात मारी। इसके तुरंत बाद जब शुए गेंद की तरह जमीन पर लुढ़का तो सभी ने एक थपकी की आवाज सुनी। शुए जमीन पर लुढ़क गया, उठ गया और अपने छोटे पंजे से अपने शरीर की धूल को थपथपाया। फिर वह फिर से छोटे चांदी के मिंक पर झपटा। उसे बार बार लात मारी जाती थी और वह बार बार उठ जाता था। इस चक्र ने सभी को चौंका दिया। वे हंसना चाहते थे लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस कमजोर और छोटे दिल को ठेस पहुंचने का डर था जो बहादुरी से प्यार का पीछा कर रहा था। प्रिय, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, शुए ने जिद करते हुए कहा। उसका रोएंदार छोटा चेहरा आनंद से भरा हुआ था। शुए के शब्दों ने सभी को, जो पहले से ही अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, रोने पर मजबूर कर दिया। हा हा हा, हा हा हा। उनमें से ओल्ड मैन सबसे अतिरंजित था। वह लगातार अपनी छाती थपथपाता रहा और अपने पैर पटकता रहा और तब तक हंसता रहा जब तक उसके आंसू नहीं निकल आए। छोटी हुओ, तुम्हें यह शानदार आत्मा वाला जानवर कहां से मिला? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह शुए वास्तव में बहुत मजेदार था, लेकिन यह भावना सीखने लायक थी। हाँ, यह मिंक सचमुच बहुत अच्छा है। लिन लियांग भी तब तक हंसे जब तक कि उनकी नाक थूथन और आंसुओं से न भर गई। यह सही है। मैं लंबे समय से इतनी खुशी से नहीं हंसा। लिंग क्विंटियन खुद को जोड़ने से नहीं रोक सके। उसने अपनी नजर जुएर की बाहों में गुस्से में छोटे चांदी के मिंट की ओर घुमाए। यह छोटी सी चीज कहां से आई? लेंग रुओजू ने छोटे मिंट को अपनी बाहों में उठाया और सीधे मिंट की ओर देखा। सुंदर नीली आंखों में क्रोध की ज्वाला तुरंत गर्म और नर्म हो गई। रोएदार छोटा सा चेहरा उसका सामना करते समय बेहद शर्मीला था। क्या यह छोटा मिंट बहुत तेजी से अपना चेहरा नहीं बदल रहा है? लेंग रुओक्सू के पास शब्द नहीं थे। उसने सिल्वर मिंट को देखा और फिर स्नो मिंट को। खैर, प्यार को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आपका नाम शुए है। लेंग रुओजू अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ झुक गई। उसने अपनी आवाज को नर्म करने की कोशिश की ताकि छोटी सी बात से डर न लगे। हाँ, शुए ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फिर लेंग रुओक्सू पर नजर डाली। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन की ओर देखने लगा। शुए, क्या आप जानते हैं, खुश रहने के लिए रिश्तों का परस्पर होना जरूरी है, इसलिए। लेंग रूक्स्यू ने इस बात पर विचार किया कि उसे क्या कहना चाहिए ताकि वह इस प्यारी सी छोटी सी बात को ठेस न पहुंचाए। पारस्परिक से आपका क्या तात्पर्य है? शुए ने खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ लेंग रूक्स्यू की ओर देखा। आपको एक दूसरे को पसंद करना होगा, लेंग रूक्सू ने कमजोर ढंग से समझाया। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि मिंट के साथ रिश्ते के मुद्दों पर चर्चा करने का क्या मतलब था। हम परस्पर हैं, शुए ने दृढ़तापूर्वक कहा। शुए, अगर यह तुम्हें पसंद करता है, तो यह तुम्हारे साथ इतना अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। लेंग रुओक्सू को उम्मीद नहीं थी कि मिंट इतना जिद्दी होगा, इसलिए उसे धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा। मारना स्नेह है, शाप देना प्रेम है। इसलिए, मेरा प्रिय मुझसे प्यार करता है, शुए ने निश्चितता के साथ कहा। उन्हें अपने आकर्षण पर असाधारण भरोसा था। पीछे सोचने पर, वह स्नो मिंक जनजाति में भी असाधारण था। कोई भी मादा मिंक उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। तुमसे किसने कहा कि मारना स्नेह है और गालियां देना प्रेम है? लेंग रुओजू अवाक रह गई। उस कमीने ने वास्तव में एक मिंक को यह बताया था। क्या यह मिंक को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? मास्टर ने ऐसा कहा था। शुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के हुओ किंग को धोखा दिया। आपने बताया। लेंग रुओजू की खूबसूरत आंखें हुओ क्विंग किंग की ओर घूरने लगी। वह अंदर ही अंदर गुस्से में थी। क्या यह एक मासूम और प्यारे छोटे जानवर को गलत बातें नहीं सिखाना था?
ओह, शुए को वह सिल्वर मिंक पसंद है और मैं बस प्रोत्साहित कर रहा हूँ, हुओ किंग ने अपराध बोध से कहा। दरअसल वह सिर्फ उस छोटे सिल्वर मिंक पर गुस्सा था जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसे मिंक थोड़ा नापसंद भी था। माय एस प्रोत्साहित करो। लेंग रुओजू गुस्से से दहाड़ने लगा। थम्फ, अगर वे फीनिक्स कबीले में नहीं होते तो उसने उसे बाहर निकाल दिया होता। मास्टर, ऐसा लगता है जैसे वह भी आपसे बहुत प्यार करती है। शुए ने एहसास की दृष्टि से लेंग रूक्स्यू की ओर इशारा किया। लेंग रुओजू और हुओ किंग शर्मिंदा थे। उन्हें चुप देखकर और न जाने क्या कहे, छोटा सिल्वर मिंक गुस्से में आ गया। जुए उससे कभी प्यार नहीं करेगा। मैं अब तुम्हारे मालिक को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ, छोटे सिल्वर मिंक ने अपने दिमाग में शिकायत की। इस हिंसक दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कितना हिंसक! बूढ़ा आदमी हंसा। उसके झुर्रीदार चेहरे पर ग्लोट शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। ओह! लेंग रुओजू अपने होश में लौट आई और उसने जल्दी से छोटे चांदी के मिंक को गले लगा लिया, जो गरीब शुए को पीट पीट कर मार डालने से बचाने के लिए नुकीले दांत और पंजे दिखा रहा था। शुए, क्या तुम ठीक हो? लेंग रूक्स्यू ने अस्त व्यस्त शुए को देखा, जिसके बाल पूरी जमीन पर गिरे हुए थे और जिसका शरीर खून के धब्बों से ढका हुआ था। उसने क्षमाप्रार्थी भाव से देखा और उसे देने के लिए एक गोली निकाली। शुए ने गोली ली, उसे सूंघा और अपने मुंह में डाल लिया। उनकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं, लेकिन जो बाल गिरे थे वे तुरंत नहीं बढ़ सके, इसलिए उनकी वर्तमान उपस्थिति। बेचारा शुए, यह सब मास्टर की गलती है। मुझे तुम्हें उस बर्बर सिल्वर मिंक का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। हुओ किंग ने झुककर शुए को प्यार से गले लगा लिया, उसका दिल परेशानी से भर गया। यह ठीक है, मुझे इस तरह की जीवंत मादा मिंक पसंद है, शुए ने बिना पछतावे के कहा। उसने इस रास्ते पर चलने की ठान ली थी। मादा मिंक। एक ही समय में दो भयभीत आवाजें सुनाई दी। एक मूली से था और दूसरा छोटे सिल्वर मिंक से था। तुम दोनों को क्या हुआ? लेंग रूक्सू ने उस आदमी और मिंक को संदेह से देखा। उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी? छोटे सिल्वर मिंक ने कुछ सेकंड के लिए मयूली को देखा, फिर जल्दी से लेंग रुओजू की बाहों को छोड़ दिया और एक कोने में भाग गया जहां कोई नहीं देख सकता था। उसने अपनी टांगे फैला दी और अपना सिर नीचे कर लिया। कितनी राहत है! सौभाग्य से, सौभाग्य से। ओह, हुओ किंग, आपका शुए पुरुष है। मयूली ने अपने चेहरे पर बहुत ही अजीब भाव के साथ डरते हुए पूछा। हाँ, क्या बात है? हुओ किंग हैरान था, उसका चेहरा प्रश्नचिन्हों से भरा हुआ था। न केवल उन्हें, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को समझ नहीं आया कि उनके बीच क्या हो रहा है। धिक्कार है, मैं भी पुरुष हूँ। छोटा सिल्वर मिंक अपने लिंग की जांच करने के बाद और लेंग रुओजू की बाहों में लेटने के बाद जोर से दहाड़ने लगा। उसका खूबसूरत फर गुस्से से खड़ा हो गया। पफ! फिर से जोर से हंसने से पहले हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाहा, यह बहुत मजेदार है। बूढ़ा आदमी फिर से सबसे ज्यादा जोर से हंसा और इस बार वह सीधे जमीन पर बैठ गया। लेंग रुओजू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने मूर्ख हुओ किंग और शुए को दया की दृष्टि से देखा। अफसोस, उन्होंने वास्तव में इतनी बड़ी गलती की। प्रिय, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम पुरुष हो। शुए, जो लंबे समय के बाद अपने होश में लौटा था, इस क्रूर तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। बूहू, मैं जिस पहले मिंक के चक्कर में पड़ा वह नर कैसे हो सकता है? मेरी यीना बहुत सुंदर और प्यारी थी। बूहू, बहुत दुखद। शुए, मेरी संवेदनाएं। आप भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति से फिर मिलेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। हुओ किंग ने तुरंत दुखी शुए को सांत्वना दी और साथ ही साथ अपने दिल में खुद से नफरत भी की। आखिरकार वह शुए के एक तरफा प्यार के लिए जिम्मेदार था। मास्टर, मैं स्पिरिट बीस्ट स्पेस में वापस जाना चाहता हूँ, शुए ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। वह एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां कोई उसे देख न सके और ठीक से रो न सके। बूहू, मेरा पहला प्यार। प्रहसन के बाद सभी को थोड़ी नींद आने लगी और वे आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। लेंग रुओजू अपनी बाहों में छोटे चांदी के मिंक के साथ अपने कमरे में लौट आई। नन्ही मिंक को बिस्तर पर लिटाने के बाद वह भी बिस्तर पर लेट गई। छोटे सिल्वर मिंक ने लेंग रुओजू की बाहों पर बेपरवाह तरीके से कब्जा कर लिया। मुझे आखिरकार जुएर के साथ बिस्तर साझा करने का मौका मिला। कितना रोमांचक! जब लेंग रुओजू ने शर्मीली छोटी सिल्वर मिंक को देखा तो हैरान हो गई, सोच रही थी कि जिस तरह से उसने उसे देखा वह फ्रीक के उसे देखने के तरीके के समान क्यों लग रहा था। यह बहुत अजीब था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार फ्रीक पहले ही मर चुका था। बड़ी बहन, मैं बाहर आना चाहता हूँ।
बेबी ने इस समय कंगन से एक ध्वनि प्रसारण भेजा। लेंग रुओजू ने बेबी को बाहर जाने दिया। जैसे ही बेबी बाहर आया, वह लेंग रुक्स्यू की बाहों में घुस गया, लेकिन उसने पाया कि उसकी बड़ी बहन की बाहों पर एक सस्ते छोटे मिंक ने कब्जा कर लिया था। दफा हो जाओ, वह मेरी जगह है। बच्चा दबंग ढंग से दहाड़ता हुआ इस मिंक को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन बेबी ने जो कहा उसे सुनने के बाद छोटे सिल्वर मिंक ने ऊपर भी नहीं देखा और अपने नुकीले दांत दिखाने वाले और पंजे दिखाने वाले छोटे काले फरबॉल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेंग रुक्स्यू ने धीरे से कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। यह देखकर कि उसकी बड़ी बहन ने उसका समर्थन नहीं किया, बेबी को बहुत दुख हुआ। वो लेंग रुक्स्यू के तकिए पर लेट गया और उसकी आंखों में आंसू भरकर देखा। छोटे सिल्वर मिंक ने अपनी आंखें खोली और मजाक में कहा, दयनीय होने का नाटक करना बंद करो। ज़ुएर पहले से ही सो रहा है। हम्फ, जब मैं दयनीय होने का नाटक कर रहा था, तब भी यह छोटी सी चीज किसी अज्ञात कोने में थी। बेबी ने मिंक को गुस्से से देखा। मैं इस कष्टप्रद साथी की आत्मा को क्यों नहीं देख सकता? बेबी हैरान थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि वह मिंक के मन में चल रहे विचारों को भी नहीं देख सका। क्या हो रहा है? बिग सिस्टर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या जानवर मेरी आत्मा की खोज से बच नहीं सकता। मेरे बारे में क्या? अब से मैं तुम्हारा बॉस हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, छोटे सिल्वर मिंक ने ठंडी खर्राटे के साथ उदासीनता से कहा। आप क्यों? आप केवल एक उन्नत आत्मा वाले जानवर हैं। आपने वास्तव में इस डैडी के सामने खुद को बॉस कहने का साहस किया। बेबी गुस्से में थी और दहाड़ रही थी। उसे अपने अधिकारों की रक्षा करनी थी और अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखनी थी। वह इस नौसिखिया से पराजित नहीं हो सका, अन्यथा वह भविष्य में सभी आत्मिक जानवरों के सामने हार जाएगा। क्योंकि मैं ज़ुएर का प्रिय हूं। छोटा सिल्वर मिंक आत्मसंतुष्ट लग रहा था और उसकी अहंकारी पूंछ हवा में लटकी हुई थी। मैं बड़ी बहन की प्यारी हूं। एक तरफ हटो। बेबी ने दहाड़ते हुए अपनी स्थिति की रक्षा करने का निश्चय किया। यदि आप इतने सक्षम हैं, तो आइए द्वंद्व युद्ध करें। जो भी जीतेगा वह अब से बॉस होगा। छोटे सिल्वर मिंक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जब तक उसने बेबी को अपने वश में कर लिया, भविष्य में कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने वास्तव में इस विचार की प्रशंसा की। ऐसा ही होगा। मैं तुमसे नहीं डरता। बेबी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम्फ, एक उन्नत आत्मा वाला जानवर मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं हूं। आइए एक शांत जगह ढूंढें ताकि हम ज़ुएर को न जगाएं। छोटे सिल्वर मिंक ने लेंग रुक्स्यू को प्यार से देखा। ठीक है। दो प्यारे छोटे जानवर एक समझौते पर पहुंचने के बाद वे चुपचाप फीनिक्स कबीले के क्षेत्र से बाहर निकल गए, एक निर्जन पहाड़ पाया और द्वंद्व शुरू कर दिया। रुको, चलो नियमों के बारे में बात करते हैं, छोटे सिल्वर मिंक ने लड़ाई शुरू होने से पहले अचानक कहा। क्या नियम? बेबी हैरान थी। यह बदबूदार मिंक इतना परेशानी भरा क्यों है? चेहरे पर कोई प्रहार नहीं और नहीं फर खींचना, ऐसा न हो कि ज़ुएर हमें देख ले। सिल्वर मिंक यह नहीं भूला कि ज़ुएर ने अभी क्या कहा था। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बेबी इस नियम से सहमत थी। वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी बड़ी बहन को पता चले कि उसने अकेले में इस जानवर से लड़ाई की थी। वह भी डरावना था। तो फिर शुरू करें। मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। छोटा सिल्वर मिंक बेबी के सामने धराशायी हो गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बूहू, तुम गंदा खेल रहे हो। मैं अभी तैयार नहीं हूं। छोटे मिंक के घूंसे और लाते से बचते हुए बेबी चिल्लाया। युद्ध में कुछ भी इतना धोखेबाज नहीं है, समझे? अगर मैं आपके तैयार होने तक प्रतीक्षा करूं तो क्या इसे अभी भी लड़ाई कहा जाएगा? इसे आमतौर पर चुपके हमले के रूप में जाना जाता है क्योंकि मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूं, छोटे सिल्वर मिंक ने बेशर्मी से दावा किया, जबकि उसके छोटे मुट्ठी जैसे पंजे बेबी के गोल मटोल शरीर पर वार कर रहे थे। बूहू, तुम बेबी को धमका रही हो। मैं बड़ी बहन को बताऊंगा, बेबी ने अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए विलाप किया। उसका मोटा शरीर मुक्कों से बचना चाहता था, लेकिन वह बहुत फुर्तीला नहीं था क्योंकि वह थोड़ा बहुत मोटा था। एक अच्छा बच्चा बकबक नहीं करता, छोटे सिल्वर मिंक ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी छोटी छोटी मुठियां बेबी पर बरसने लगी। मैं बहुत पागल हो गया हूं। बच्चा दहाड़ा। उसने उस समय का फायदा उठाया जब छोटा मिंक थका हुआ होने के कारण आराम करने के लिए रुक गया और उसने अपनी ताकत छोड़ दी। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बेबी अवाक रह गया जब उसने देखा कि उसे अपेक्षित प्रभाव नहीं मिला। क्या हो रहा है? मेरी ताकत का दबाव वास्तव में इस मिंक के खिलाफ बेकार है। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो।
अन्य जानवर तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। छोटे सिल्वर मिंक ने बगल से बेबी की ओर देखा और जानबूझकर एक झटका मारा। यह असंभव है। आप कौन हैं? बेबी ने अविश्वास से पूछा। इस बार जागने के बाद उन्हें अपने पूर्वजों की स्मृतियां विरासत में मिली थी। हालांकि वे अधूरे थे, फिर भी वह कमोबेश कुछ बातें जानता था। इसलिए उनका यह स्पष्ट कहना था कि उनके रुतबे के साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। आपको बस यह याद रखना है कि अब से मैं आपका बॉस बनूंगा, छोटे सिल्वर मिंक ने अहंकारपूर्वक कहा। उसे बैठने के लिए एक चट्टान मिली और उस पर पैर रखकर बैठ गया। उनके आत्मसंतुष्ट रूप को केवल अहंकारी ही कहा जा सकता है। मैं क्या अभी भी पर्याप्त नहीं खाया? छोटे सिल्वर मिंक ने घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। मैं हार स्वीकार करता हूं। आप बॉस हैं। बेबी बहुत व्यावहारिक थी। हालांकि वह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बेहद अनिच्छुक था कि उसे झुकना पड़ा और छोटे सिल्वर मिंक की बात सिर्फ इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। उसने छोटे सिल्वर मिंक को सुनने के तुरंत बाद उस विचार को दूर कर दिया। बूहू! loudly crying exclamation question mark। वो फिर से पिटना नहीं चाहता था। यह बंदा बहुत निर्दयी था। वास्तव में मिंक ने उसे तब तक पीटा जब तक वो और मोटा नहीं हो गया। वो एक अच्छा लड़का है। यदि आप भविष्य में बिग ब्रदर का अनुसरण करेंगे तो खाने के लिए मांस होगा। छोटे सिल्वर मिंक ने बेबी के सिर को सहलाया। वह उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उसे ऐसे ही आज्ञाकारी बच्चे पसंद थे। हाँ, बड़े भाई, क्या हमें वापस जाना चाहिए? बेबी ने सिर हिलाया और बहुत आभार व्यक्त करते हुए पूछा, लेकिन उसका दिल टूट गया था। बूहू! पूर्वजों, बेबी ने आपको शर्मिंदा किया है। बेबी ने तुम्हें निराश कर दिया है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। छोटे सिल्वर मिंक ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही दोनों जानवर जाने वाले थे, प्रकाश की एक लाल किरण उनके सिर के पास से गुजरी। छोटे चांदी के मिंक ने रात के आकाश में लाल रोशनी के निशान को संदेह से देखा। यह फायर फीनिक्स आधी रात में कहां जा रहा है? बेबी ने भी ऊपर देखा। बॉस, वो फायर फीनिक्स कबीले का राजा फैंग जान लगता है। क्या आपको यकीन है? छोटे सिल्वर मिंक ने गंभीर भाव और झुकी हुई आंखों के साथ पूछा। यह फायर फीनिक्स क्या करना चाहता है? मैं किसी भी व्यक्ति या जानवर को जुएर को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने उसे आज रात ही देखा। यह वही होगा। बेबी ने झट से अपना छोटा सा पंजा उठाया जैसे कि वह यह साबित करने के लिए कसम खा रहा हो कि वह सच कह रहा है। आइए अनुसरण करें और देखें, छोटे सिल्वर मिंक ने कुछ सोचने के बाद कहा। लेकिन हमारे पास पंख नहीं है और हम उसे पकड़ नहीं सकते, बेबी ने उदास होकर कहा। तुम्हें पंखों की क्या जरूरत है? मैं उनके बिना भी उसे पकड़ सकता हूं। लेकिन तुम शायद ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत मोटे हो। छोटे सिल्वर मिंक ने तिरस्कारपूर्ण भाव से बेबी की ओर देखा। फिर वह चांदी की रोशनी की एक किरण में बदल गया जो फायर फीनिक्स का पीछा कर रही थी। आह, मेरे लिए रुको! बेबी फूंफकार रहा था और उसके मोटे और छोटे चार पैर जमीन पर लुढ़कती गेंद की तरह उसका पीछा कर रहे थे। ओह! कुछ देर तक पीछा करने के बाद चांदी की रोशनी रुक गई। बेबी समय पर रुकने का प्रबंधन नहीं कर पाई और छोटे सिल्वर मिंक से टकरा गई। आवाज मत करो! छोटे चांदी के मिंक ने जल्दी से बेबी के मुंह को ढक दिया, लेकिन उसकी नीली आंखें फीनिक्स से चिपकी हुई थी जो कुछ बड़बड़ा रहा था। हाँ, बेबी, जिसका मुंह ढका हुआ था, ने सिर हिलाया और छोटे मिंक को जाने देने के लिए इशारा किया। आजाद होने के बाद बेबी ने चुपचाप चारों ओर देखा। यह कहाँ है? यह घना अंधेरा था और वह अपने पंजे नहीं देख सका। यहाँ प्रकाश का एकमात्र स्रोत रंगीन प्रकाश की किरणों से चमकती धधकती फीनिक्स थी। वह आवाज क्या है? अचानक बेबी को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया और जल्दी से छोटे मिंक की ओर झुक गया। बूहू! लाउडली क्राइंग फ्यू बेबी बहुत डरपोक है। डरो मत बेबी। यह सिर्फ हवा है, छोटे सिल्वर मिंक ने अत्यधिक असहायता और अवमानना के साथ कहा। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतना डरपोक देखा था। बेबी सचमुच बहुत बेकार है। यह छोटी सी चीज जुएर की कैसे मदद कर सकती है? यह सोचकर वह फिर से बेबी को नापसंद करने लगा। ओह, तो यह ठीक है। बेबी ने खुद को प्रोत्साहित किया, लेकिन वह फिर भी छोटे मिंक के करीब रहा। इस समय फैंग झान के सामने एक विशाल अग्नि फीनिक्स दिखाई दी। दो फायर फीनिक्स कबीले की अनोखी भाषा में संवाद कर रहे थे। छोटे मोटे, क्या तुम सुन सकते हो कि वे क्या कह रहे हैं? छोटे सिल्वर मिंक ने दो फायर फीनिक्स को घूरते हुए बेबी से पूछा।
छोटा सिल्वर मिंक उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सका क्योंकि वे बहुत दूर थे। हाँ, बेबी ने सिर हिलाया। भले ही वह सुन नहीं सकता था, फिर भी वह मन को पढ़ सकता था। यही उनकी क्षमता थी। जल्दी से मेरे लिए इसका अनुवाद करो, छोटे सिल्वर मिंक ने उत्सुकता से कहा। ठीक है। बेबी ने दो फायर फीनिक्स के बीच की बातचीत का अनुवाद छोटे सिल्वर मिंक में किया। दो फायर फीनिक्स के संचार के बाद विशाल फायर फीनिक्स गायब हो गया और फैंग जान भी उड़ गया। लिटिल फैटी, तुमने अच्छा किया, सिल्वर मिंक ने संतुष्टि के साथ प्रशंसा की। उसके साथ एक अनुवादक होना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से लिटिल फैटी उनका निजी सहायक होगा। बड़े भाई, क्या आप मुझे लिटिल फैटी नहीं कह सकते? मेरा नाम बेबी है। बच्चा अप्रसन्नता से चिल्लाया। वह मोटा कैसे था? वह बस थोड़ा सा गोल था। नहीं। छोटे सिल्वर मिंक ने बेबी के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। लिटिल फैटी, हमें वापस जाना चाहिए, छोटे सिल्वर मिंक ने जारी रखा, लेकिन वह मन ही मन हंस रहा था। हाहा, मैं वास्तव में खुद की प्रशंसा करता हूँ। बेबी ने सिर हिलाया और दोनों जानवर तेजी से वापस लकड़ी के घर में घुस गए। कमरे में लौटने के बाद छोटा चांदी का मिंक सीधे लेंग रूक्स्यू की बाहों में समा गया। बच्चा केवल बिस्तर के पास एक छोटे से कोने में व्यथित होकर लेट सकता था। बूहू। अगली सुबह जब लेंग रुओजू उठी तो उसने पाया कि बेबी उसकी आंखों में आंसू के साथ व्यथित होकर उसे देख रहा था। क्या हुआ, बेबी? लेंग रुओक्सू ने बेबी को गले लगाया और कुछ दुख के साथ कहा। यह केवल एक रात है, लेकिन लगता है कि बेबी का वजन फिर से बढ़ गया है। क्या हो रहा है? वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बेबी को बस बड़ी बहन की याद आती है। बेबी ने बार बार अपने पंजे हिलाए। बूहू। बॉस भी जाग गया और अभी भी चुपचाप उसे घूर रहा था। उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। मूर्ख, क्या बड़ी बहन हमेशा यहाँ नहीं रही है? लेंग रुओक्स्यू ने कुछ मनोरंजन के साथ कहा। बेबी इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती है? क्या बच्चा है? जुएर, छोटे सिल्वर मिंक ने असंतोष से पुकारा। वह लेंग रुओजू की बाहों में घुस गया और बेबी को, जिसकी आंखों में जलन हो रही थी, एक तरफ कर दिया। बेबी ने स्वाभाविक रूप से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आपको बेबी को धमकाने की अनुमति नहीं है। लेंग रुओजू ने छोटे चांदी के मिंक को उठाया और सीधे उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देखा। उसने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह अपने दिल में आहें भरने से नहीं रोक सकी। बेबी हमेशा अपने जानवरों के बीच बहुत दबंग रही थी, लेकिन यह छोटा सिल्वर मिंक वास्तव में बेबी को इतना आज्ञाकारी बना सकता था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उसने यह कैसे किया। जुएर, तुम मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हो? छोटे सिल्वर मिंक की आंखों में आंसू आ गए और उसके फूले हुए चेहरे पर आंसू आ गए। ओह, लेंग रुओजू के पास शब्द नहीं थे। जितना अधिक उसने इस छोटे से मिंक को देखा, उतना ही अधिक उसे लगा कि वह सनकी जैसा दिखता है। ये एहसास वाकई बहुत अजीब था। जुएर, क्या तुम जाग रहे हो? लेंग क्विंटियन ने दरवाजे के बाहर से बुलाया। हाँ, मैं जाग रहा हूँ, दादाजी। लेंग रुओक्सू ने तुरंत छोटे मिंक को नीचे रखा, बिस्तर से बाहर निकली और अपने दादा के लिए दरवाजा खोला। दादाजी, क्या बात है? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। उसके दादाजी आमतौर पर उसे इतनी जल्दी परेशान नहीं करते थे। लेंग किंगटियन अपनी पोती के कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया और स्पष्ट रूप से पूछा, जुएर, अब अधिक से अधिक लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? दादाजी, क्या आपके पास कोई अच्छे विचार हैं? लेंग रुओजू ने बदले में भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सच कहूं तो वह भी नहीं जानती थी कि क्या करना है। दादाजी को भी नहीं पता। लेकिन मैंने ओल्ड मैन और अन्य लोगों से इस बारे में चर्चा की कि बेहतर होगा कि हम उनसे अलग हो जाएं। इस तरह यह अधिक सुविधाजनक होगा। लेंग क्विंटियन ने असहाय होकर कहा। मुझे इसके बारे में सोचने दो। दादाजी, मैं टहलने जा रहा हूँ। फिर लेंग रुओजू ने लकड़ी का घर छोड़ दिया। लेंग रुओजू ने अपनी बाहों में छोटा चांदी का मिंक पकड़ रखा था और उसके कंधे पर एक छोटा काला फरबॉल रखा हुआ था। उन्होंने फीनिक्स कबीले का क्षेत्र छोड़ दिया और धीरे धीरे समुद्र के किनारे चले गए। लेंग रुओजू का दिल उलझन में था। हाल ही में एक के बाद एक बहुत सारी चीजें हुई। अफसोस। अचानक डार्लिंग की आवाज लेंग रूक्स्यू के दिल में गूंज उठी। मास्टर, आपकी प्यारी डार्लिंग आगे बढ़ने वाली है। कंगन के अंदर से डार्लिंग ने उत्साह से कहा। हाहा, वह बहुत खुश था। लेवल 9 होली बीस्ट तक आगे बढ़ने के बाद वह अंततः ग्रीन स्पिरिट गोली का सेवन कर सका। बूहू। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। वह बहुत उत्साहित था। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। लेंग रूक्सू ने जल्दी से डार्लिंग को कंगन से मुक्त कर दिया। जैसे ही वह बाहर आया, वह उत्साह से लेंग रूक्स्यू पर झपटा।
ओह, जब उसे लात मारी गई तो डार्लिंग दर्द से चिल्लाया, तुम कहां से आए हो? डार्लिंग ने उस सिल्वर मिंट को घूर कर देखा जिसने उसे लात मारी थी। उसका रोएंदार चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं जुएर का नया पसंदीदा हूँ, छोटे सिल्वर मिंट ने अपनी स्थिति की घोषणा दबंग ढंग से की। उसकी आंखें उत्तेजना से भरी थी। प्रिय मास्टर, वह, डार्लिंग ने आराम के लिए लेंग रूक्सू की ओर व्यथित भाव से देखा। प्रिय, जल्दी आगे बढ़ो। लेंग रूक्सू ने छोटे मिंट को असहायता से देखा। यह छोटा लड़का बेबी से अधिक दबंग क्यों है? ठीक है, डार्लिंग ने उत्तर दिया। वह आगे बढ़ने के लिए निकला था, इसलिए वह महत्वपूर्ण मामले में देरी नहीं कर सका। जहां तक छोटे मिंट की बात है, दिव्य जानवर बनने के बाद वह धीरे धीरे उससे निपटेगा। बस यहां आगे बढ़ें। लेंग रूओजू ने चारों ओर देखा। वे समुद्र के किनारे थे, फीनिक्स कबीले के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए यह सुरक्षित था और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है। डार्लिंग अपने मूल रूप में लौट आया और उसे क्रॉस लेग बैठने के लिए एक बड़ी, सपाट चट्टान मिली। लगभग 1 घंटे के बाद डार्लिंग ने स्तर 8 और 9 के बीच की बाधा को तोड़ दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के अवतरण के साथ वह 9वें पवित्र जानवर के स्तर तक आगे बढ़ा।